मेंटल हेल्थ रिकवरी के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग और एक ज़रूरी पर्सपेक्टिव दूंगा इस वीडियो में। आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि मेंटल डिसऑर्डर के होने के बाद जब लाइफ में बहुत बदलाव आ जाते हैं तो लाइफ लगती तो है कि वो रुक गई है, पर एक्चुअल में इस तरह से लाइफ को देखने का तरीका सही नहीं है। इनफैक्ट इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप लाइफ के अंदर कई नए रास्ते बना सकते हैं, कई नई अपॉर्चुनिटीज को तलाश सकते हैं, कई नए तरह की संभावनाओं को तलाश सकते हैं, जिससे कि आप अपना एक नए तरह का जीवन निर्माण कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से संभव है और ये हर पेशेंट के लिए पॉसिबल है, चाहे वो क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर हो या चाहे वो एक एपिसोडिक मेंटल डिसऑर्डर हो। लग सकता है कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अब लाइफ पहले जैसी नहीं रही, पर फिर भी अगर हम नजरिया बदलने की कोशिश करें तो लाइफ में वो नए रास्ते तैयार किए जा सकते हैं, जिससे कि हम लाइफ को बेहतर बना सकें, लाइफ को और ज़्यादा एडेप्टिव बना सकें। मतलब लाइफ में ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें कि लाइफ जो है वो आसान हो जाए, या उसको हमेशा हम एक मोशन में देखें, लगे कि हाँ लाइफ चल रही है, वो रुकी हुई नहीं है। इस तरह का रवैया बनाने में किन विचारों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्या वो ऐसा तरीका है जिससे कि ऐसा किया जा सकता है, क्यों ये किया जाना जरूरी है, इस पर कुछ आइडियाज और पर्सपेक्टिव आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो हर उस पेशेंट के लिए देखना जरूरी होगा जो कि लंबे समय से मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेंटल डिसऑर्डर किसी भी दूसरे तरह के एक लॉस की तरह होता है। जैसे कि किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, उस डेथ के बाद पूरी फैमिली को नए तरह से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उस इंसान की कमी तो खलती ही है, पर साथ ही हमारे लाइफ के जो पूरे गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफस्टाइल भी बदल गया, लाइफ में क्या करना चाहते थे उसमें भी बदलाव आ गया, जीवन किस दिशा में बढ़ रहा था अब उस दिशा में ना जाकर अब एक नई दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो हमने सपने देखे थे, एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वो भी अब पूरी नहीं होंगी, तो नए तरह के सपने देखने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का बदलाव लाना पड़ता है और इस रिकवरी में, उस डेथ और उस लॉस से रिकवर करने में कई महीनों से कई साल लग सकते हैं, जिसके बाद एक पर्सन ऐसा पाएगा कि हाँ अब मेरी लाइफ नॉर्मल हो रही है या नॉर्मल हो चुकी है, और अब मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें कि अब उस इंसान की कमी मुझे नहीं खलती। इसी तरह जॉब का लॉस होना, बिजनेस का लॉस होना, या किसी फिजिकल इलनेस की वजह से भी कुछ लॉसेस का होना, इन सब में ऐसा देखा जाता है कि लाइफ में काफी सारा समय लग जाता है, जिसमें कि नए तरह से अडेप्ट किए जाने के लिए बड़े सारे प्रयास लेने पड़ते हैं एक व्यक्ति को। कई लोग काफी सफल हो जाते हैं ऐसा करने में, तो वहीं कुछ लोगों को थोड़ी ही सफलता मिलती है। पर किसी ना किसी तरह से लॉसेस के बाद, नुकसान के बाद लाइफ एक नया रास्ता बना ही लेती है। नए तरह से हम आगे लाइफ में बढ़ने लगते हैं और देर सवेर ही सही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मेंटल इलनेस के जो इश्यूज हैं वो भी इससे अछूते नहीं हैं। मेंटल डिसऑर्डर होने के बाद भी एक व्यक्ति का पूरा जो लाइफ कोर्स है, लाइफ का जो पूरा रास्ता है, प्रोसेस है, वो काफी हद तक बदल जाता है। जिन लोगों को एपिसोडिक मेंटल इलनेस होती है, मतलब मान लीजिए वो बस 2-4 महीने का डिसऑर्डर था, 2 महीने डिप्रेशन रहा, 2-4 महीने एंजाइटी की प्रॉब्लम रही, कुछ इस तरह की समस्या रही, उन लोगों की लाइफ में तो बहुत बड़ी उथल पुथल कई बार नहीं आती। पर जिन लोगों की बीमारी रिकरेंट है, हर कुछ महीनों के बाद उनको डिप्रेशन आ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर का एपिसोड आ जाता है, ओसीडी के लक्षण निकल आते हैं, या वो लोग जिनको कि क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब उनके लक्षण थोड़े या ज्यादा रूप में बने ही रहते हैं। कभी कभी लक्षण बढ़ जाते हैं तो कभी कभी लक्षण कम हो जाते हैं, पर लक्षण बने रहते हैं। तो ये दोनों तरह के लोगों में अक्सर ये जो रिकवरी प्रोसेस होता है, या उन लॉसेस से रिकवर करने का जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, वो काफी कठिन होती है, मुश्किल होती है, और कई लोग तो पूरी तरह से रिकवर कर भी नहीं पाते, लाइफ को पहले जैसा नहीं बना पाते कई लोग। मतलब कि लॉसेस से कितना भी जूझा जाए, पर फिर भी पूरी तरह से वो जो पुराने जो लॉसेस हैं उनको रिकवर नहीं किया जा पाता। तो ऐसे में लाइफ एक अलग रास्ता तो ले ही लेती है। ऐसे में तो और भी जरूरी हो जाता है कि लाइफ को एक अलग दिशा, एक अलग डायरेक्शन दी जाए। क्योंकि एपिसोड के मामले में तो इतने बड़े चैलेंजेस नहीं थे, पर क्रोनिक मेंटल इलनेस के मामले में या रिकरेंट एपिसोड्स के मामले में लाइफ को अब एक नए सिरे से, नए ढंग से देखना और उसे नए तरह से जीने की जरूरत है। जो भी मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं वो 2 तरह से रिकवरी को देखते हैं। एक होती है रेमेडियल रिकवरी, तो एक होती है कंपनसेटरी रिकवरी। रेमेडियल रिकवरी का मतलब है कि जो भी लॉसेस हुए हैं
उनको पूरी तरह से रिकवर किया जाए, या ये कहें कि कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट को डिप्रेशन का एपिसोड हुआ और उस डिप्रेशन के एपिसोड में उसकी सोचने समझने की ताकत कम हो गई, जजमेंट एबिलिटी अफेक्ट हो गई। जजमेंट मतलब सही और गलत की पहचान पर असर आ गया। इस वजह से वो व्यक्ति हो सकता है बिजनेस में कोई लॉस कर गया, या उसने जॉब छोड़ दी, रेजिग्नेशन दे दिया। तनाव इतना बढ़ गया कि उसने आसपास की दुनिया से खुद को काट लिया और ऐसे में कुछ लोगों से वो हमेशा के लिए अलग हो गया। अब ये कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनको पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है, या पुराना ही बिजनेस दोबारा से उसमें पैसा लगा के या कैसे तैसे साधन जुटाकर उसको दोबारा से रिज्यूम किया जा सकता है। जॉब या तो वही पुरानी वाली ली जा सकती है या नई जॉब ली जा सकती है। किसी तरह से लाइफ को फिर से उसी रास्ते पर चलाना काफी आसान होता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि इस पर्सन की जो रिकवरी है वो रेमेडियल रिकवरी है, मतलब जो भी लॉसेस हुए हैं उसकी भरपाई करना संभव है। या इसको दूसरे तरह से देखें कि मान लीजिए एक पर्सन की मोटिवेशन बहुत डाउन हो गई है, अब उसको बहुत ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसके इंटरेस्ट को दोबारा से रिकवर करना, मोटिवेशन को दोबारा से रिकवर करना, ये कई लोगों के लिए संभव होगा। मतलब मूड में आने वाले फ्लक्चुएशंस या चेंजेस को तो शायद दवाइयों से या किसी और तरह से रिकवर किया जा सकता है, पर जो मोटिवेशन लेवल में, स्किल लेवल में या कॉन्फिडेंस लेवल में जो कमी आई है उसको दोबारा से रिकवर करना भी एक तरह की रेमेडियल रिकवरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफी सारे लॉसेस को रिकवर करना आसान होता है कई सारे पेशेंट्स के लिए। और इस तरह से अगर हम पॉजिटिव होकर चलें तो कई सारे मामलों में कई सारी एबिलिटीज या कई ऐसे लाइफ के एरियाज और फंक्शंस के लिए ये कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है पेशेंट को कि हाँ, आपकी रेमेडियल रिकवरी काफी हद तक पॉसिबल है। पर वहीं एक दूसरी टाइप की रिकवरी आती है जिसे कंपनसेटरी रिकवरी कहते हैं। मतलब यहां पर कंपनसेट किया जाता है। कई सारे लॉसेस ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाती, उनको रिकवर नहीं किया जा सकता। खासकर कि कुछ ऐसे लॉसेस जिसमें कि एक पर्सन की मेंटल फंक्शनिंग में काफी ज्यादा कमी आई है। जैसे पेशेंट की जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कम हो गई है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद कई पेशेंट्स की जो सोचने समझने की ताकत है वो कम हो जाती है। पेशेंट की सोच में, व्यवहार में कई सारी ऐसी कमियां आ जाती हैं जिस वजह से वो पेशेंट दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाता। रेमेडियल रिकवरी वाले पेशेंट पहले जैसे हो सकते हैं, मतलब बीमारी के आने के बाद वो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि वो पहले जैसे हो जाएं, और वो हो भी जाते हैं। पर कंपनसेटरी रिकवरी के मामले में पूरी तरह से वो मेंटल स्टेट नहीं अचीव किया जा सकता जो कि बीमारी से पहले था। कुछ स्किल्स की कमी का आ जाना, मेमोरी की कमी का होना, मोटिवेशन या इमोशंस की कमी हो जाना, सोशलाइजेशन में कमी आ जाना, पहले अगर मूड स्टेबल रहता था तो उस तरह की स्टेबिलिटी को अचीव दोबारा से ना कर पाना, कई सारे ऐसे डेफिसिट होते हैं जो कि पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते। तो ऐसे में पेशेंट को कंपनसेटरी रिकवरी लेनी पड़ती है। मतलब कुछ ऐसा करना पड़ता है लाइफ में जिससे कि उन कमियों की भरपाई हो जाए। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट डिसऑर्डर से पहले किसी पढ़ाई में बिजी था, एंट्रेंस एग्जाम की या कोई जॉब की तैयारी कर रहा था। अब मेंटल डिसऑर्डर के आने के बाद, यहां मैं कोई नाम नहीं लूंगा डिसऑर्डर का, बस एक जनरल कैटेगरी के तौर पे बात कर रहा हूं कि हाँ, मेंटल डिसऑर्डर हो गया। अब मेंटल डिसऑर्डर के बाद मान लीजिए पेशेंट की कंसंट्रेशन और मेमोरी पर असर आ गया। अब पेशेंट देख रहा है कि वो ज्यादा देर तक पढ़ाई कर नहीं पा रहा, उसका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। पेशेंट को बहुत एफर्ट लेने पड़ रहे हैं कि वो 2-4 घंटे टिक कर पढ़ाई कर ले। पढ़ भी लेता है तो बहुत सी चीजें याद नहीं रहती। जो एग्जाम जिसके लिए वो पहले बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा था और काफी हद तक उसकी तैयारी हो भी रही थी, पर अब डिसऑर्डर के आने के बाद उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं रहती कि अब वो उतनी तैयारी कर पाए या उतनी एबिलिटी के साथ उस एग्जाम को देने में अपनी पूरी ताकत लगा पाए। इनफैक्ट ना ही सिर्फ मेमोरी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। पेशेंट कई बार सोता नहीं है रात भर, खाना पीना छोड़ देता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। कई सारे ऐसे दूसरे लक्षण भी दिखाने लगता है पेशेंट, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है या बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी कंसंट्रेशन मेमोरी उतनी बन नहीं रही। तो ऐसे में जरूरी क्या होगा कि पेशेंट थोड़े मुश्किल टास्क की बजाय थोड़े आसान टास्क की तरफ चला जाए, कंपनसेट कर ले। आफ्टर ऑल पेशेंट चाहता क्या है? उसको एक अच्छा करियर बनाना है, उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक ठाक लाइफ आगे बढ़ने लगे। अगर बेसिक नीड्स अगर यही है किसी पेशेंट की, तो जरूरी तो नहीं है कि उसको सिर्फ मुश्किल टास्क में ही लगा रहे, वो उसको आसान टास्क भी टेकअप करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जरूरी होगा कि पेशेंट कंपनसेट करे।
एक भरपाई करे किसी तरह से। इसी तरह जॉब और बिजनेस में भी हो सकता है। बिजनेस करता था पेशेंट जो कि खुद अपने दम पर करता था, अब बाइपोलर एपिसोड आ गया, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब चाहकर भी ये पेशेंट जो है वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पहले करता था। अब वो जब बिजनेस के डिसीजन लेता है तो रिस्क है कि कहीं वो मैनिक ना हो जाए या कहीं वो इतना एक्साइटेड ना हो जाए कि वो गलत डिसीजंस ले ले। तो ऐसे में अब उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसके बैंक अकाउंट्स दूसरे लोग मैनेज करेंगे, उसके डिसीजंस दूसरे लोग लेंगे। वो बिजनेस में अपना टिक तो सकता है, काम तो कर सकता है, पर बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए उसको मना किया जाएगा। तो किसी तरह से वो बिजनेस तो चला लेगा पर उसको दूसरों की मदद और दूसरों की सुपरविजन में ही चला पाएगा। तो इस तरह के जब एफर्ट्स लिए जाते हैं ये भी कंपनसेटरी रिकवरी का काम करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दूसरे लोग नहीं है जो कि उसके बिहाफ पे डिसीजन ले पाए, तो ऐसे पर्सन को फिर अपनी लाइफ में कुछ अलग काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो बाइपोलर की वजह से वो बिजनेस नहीं चला सकता। अगर घर में लोग ऐसे नहीं है जो कि उसके बिहाफ पे डिसीजन लें कि काम कैसे करना है, कितना करना है, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है जो कि डिसीजन ले पाए, तो ऐसे में जरूरी होगा कि वो काम छोड़ दे और कोई दूसरा काम पकड़े, चाहे कहीं जॉब कर ले, ताकि वो लाइफ को थोड़ा स्टेबिलाईज भी कर पाए, अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव कर पाए, लाइफ भी आराम से आगे चलती रहे। और इस तरह की कंपनसेशन लाइफ में लाना उसके लिए जरूरी होगा। तो हम क्या देखते हैं कि लाइफ का जो कोर्स है वो कई लोगों का बदल सकता है। कौन से एग्जाम्स देने थे, कौन सी जॉब करनी थी, बिजनेस करना था, खुद करना था या दूसरे के साथ करना था, सारा जो लाइफ का जो अप्रोच है वो बदल जाता है जब एक बार मेंटल डिसऑर्डर आता है। ये सबके साथ नहीं होता, पर किसी किसी पेशेंट पर जब डिसऑर्डर का इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और वो अपने काम या कई दूसरे चीजें पहले की तरह कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में कंपनसेट करना जरूरी है, कुछ और करना पड़ेगा इस पेशेंट को। उसी रास्ते पर अब नहीं चला जा सकता और इसी तरह उसका अब लाइफ का जो रास्ता है वो बदल जाएगा। जब लोगों को कई सालों तक मेंटल डिसऑर्डर रहता है तो देखने में आता है कि जब उनका डिसऑर्डर शुरू हुआ था तो उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, एम्बिशंस थी, गोल्स थे लाइफ में। डिसऑर्डर के बाद वो उन गोल्स को परस्यू नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए। कई उतार चढ़ाव देखे, कई कोर्सेज में एडमिशन लिया, कई तरह के जॉब किए, बिजनेस भी किया, दूसरों का सहारा भी लिया, पर 10, 15, 20 साल के बाद पेशेंट किसी ना किसी ठिकाने लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होता है जो वो नहीं होता जो कि शायद उसने 20 साल पहले या 15 साल पहले टेकअप किया था। क्योंकि लाइफ अब बदल गई। अब उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, बहुत नए नए डिसीजंस वो अपनी लाइफ में ले चुका है जिससे लाइफ अब बदल चुकी है। पर फिर भी उसने कई सारे ऐसे काम किए हैं, कई सारे ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे लाइफ किसी अच्छे लेवल पर आ चुकी है। अब वो अपना एक अच्छा गुजारा कर रहा है, पर जहां से वो चला था वो उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा क्योंकि बीमारी ने उसको मजबूर कर दिया। पर भले ही बीमारी ने उसको मजबूर किया हो, पर फिर भी इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो कोई ना कोई जरिया अपनाकर अपनी ताकत को बनाए रखते हैं, इनफैक्ट अपनी ताकत को बढ़ाते हैं कुछ ना कुछ करके, जिससे कि वो लाइफ के किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जरूर जाते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को अगर स्टडी किया जाए, देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो देखने में आता है कि भले ही किसी भी मोड़ से उनकी लाइफ आगे बढ़ी हो, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे ठिकाने पर पहुंच जरूर जाते हैं और अपनी लाइफ में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, यहां पर जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो आती है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम कई बार कंप्लेंट से भरे रहते हैं, शिकायतें करते हैं, जीवन से शिकायतें, भगवान से शिकायतें, परिवार वालों के प्रति शिकायतें, डॉक्टरों को लेकर शिकायतें, इलाज को लेकर शिकायतें, बीमारी को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं। जब इस तरह का हमारे अंदर सेल्फ ब्लेम, कोसने की आदत होती है, तब ये व्यक्ति अक्सर खुश नहीं रहता। तब ये अपने लाइफ में अगर कुछ भी हासिल कर ले तो भी ये अपने को संतुष्ट नहीं देख पाता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई ना कोई दुख रहता है। पर अगर इस परत को हटा दिया जाए, एक्सपेक्टेशंस को हैंडल कर लिया जाए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाए, लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव और बदलावों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, किसी तरह के डिनाइल में ना रहा जाए कि अगर ये हो जाता तो ये कर लेता, ऐसे शिकायतों में ना पड़ा जाए, लाइफ के जो एडेप्टेशंस हैं, लाइफ के अंदर जो एक डायनामिज्म है कि लाइफ हमेशा मोशन में रहती है, चलती रहती है और हमेशा कुछ नई संभावनाएं खुली रहती हैं, अगर ये व्यक्ति इस तरह से आगे चले तो इसके अंदर का वो जो दुख है, पीड़ा है, वो काफी कम हो जाती है और ये पेशेंट काफी कुछ अचीव कर सकता है, बावजूद इसके कि उसको किसी टाइम पर मेंटल इलनेस हुई थी या वो मेंटल इलनेस बनी हुई है और वो अभी तक उससे जूझ रहा है। तो मेंटल इलनेस के होते हुए भी वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है क्योंकि वो अपना एक नया रास्ता तैयार कर लेता है। इस तरह से जब आप नए पाथ, नए रास्ते तैयार करते हो तो लाइफ में संतुष्टि मिलती ही मिलती है। और यही करना होता है हर उस पेशेंट को जिसको कि क्रोनिक मेंटल इलनेस है या जिसकी एपिसोडिक मेंटल इलनेस भी है, पर वो एपिसोड्स बार बार आते रहते हैं, मतलब रिकरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कंपनसेटरी रास्ता अपनाना बहुत से पेशेंट्स के लिए जरूरी होगा।
अब जरा इसके फायदे देखें। अक्सर ऐसे लोग लाइफ में कुछ भी जो नया लेते हैं वो कुछ बेहतर हो सकता है कि उन्होंने अपनी जवानी में या बचपन में कुछ सपने देखे हों, कुछ ड्रीम्स, एम्बिशंस या कुछ गोल्स रखे हों। मेंटल डिसऑर्डर के आने के बाद शायद हो सकता है कि वो उन गोल्स को तो छोड़ दें, पर अपने लाइफ में कुछ दूसरे गोल्स लें जो कि पहले से भी ज्यादा बेहतर हो। इनफैक्ट आप किसी भी गोल में जब लगोगे, मान लो आपको 15 की उम्र में मानसिक बीमारी आई और 25-30 की उम्र में आपने कुछ नए डिसीजंस लिए, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपके वो डिसीजंस पहले से भी बेहतर होंगे। आपने नए सिरे से सोचा होगा अपने बारे में, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी होगी, आप खुद को समझ चुके होगे, आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज और अपनी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में ज्यादा अच्छे तरह से समझ आ चुकी होगी। इसलिए अब 25, 30, 35 की उम्र में अगर आप कोई नया निर्णय लेते हो तो वो पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप 15-18 साल के थे तब आप बच्चे थे, तब आपको ज्यादा समझ नहीं थी, आपने दुनिया की सुन ली, मम्मी ने कहा ये कर लो, दोस्त ने कहा ये कर लो, टीचर ने कहा ये कर लो, तो आप करने लग गए। कभी डॉक्टर ने कह दिया तो आप वो करने लग गए। पर अब आप 25, 30, 35 की उम्र तक आते आते या उससे भी बड़ी उम्र में अब आप परिपक्वता के साथ दुनियादारी की समझ रखकर, अपने को जानकर कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हो जिसको कि आप ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा फुलफिलिंग देखो। तो आपके पास नए तरह की संभावनाएं खोजने के कुछ ऐसे मौके हो सकते हैं जो कि आपके जीवन को पहले से भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें कि भले ही आपने कंपनसेटरी अप्रोच अपनाई, पर इस कंपनसेशन से आपका जीवन पहले से ज्यादा बेहतर हुआ। तो कहने को लग सकता है, अरे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे को सीए करनी थी, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, पर वो मैं नहीं बन पाया, नहीं कर पाया। पर हो सकता है आपने लेटर एज में कुछ ऐसे कोर्सेज किए हों, कुछ ऐसी जॉब्स की हों जिसको करके आपको लगे, अरे मैं तो एक सीए से या एक इंजीनियर से भी ज्यादा कमाता हूं, या मैं तो उससे भी अच्छा ज्यादा तरक्की कर चुका हूं या कर चुकी हूं। चांसेस बहुत हाई हैं कि आप इस तरह के अपने कुछ लाइफ के इन्फ्लुएंसेस निकाल पाएं। इनफैक्ट जब आप लाइफ में कुछ इस तरह के लॉसेस एक्सपीरियंस कर लेते हो जो कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से आए हैं, तब जो भी आप कुछ नया पकड़ते हो वो ज्यादा उस चीज से मेल खाएगा जो कि आपकी एक्चुअल एबिलिटीज और स्किल्स हैं। क्योंकि अब आप लाइफ को हल्के में नहीं ले सकते, अब आपको लाइफ को थोड़ा सीरियसली, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। अपने ख्यालों में तो आप चल नहीं सकते, क्योंकि देखिए बहुत से लोग जिनको कि मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, वो कई बार पूरा जीवन अपने सपनों को पूरा करने में ही लगा रहते हैं, और इस वजह से वो कई बार अपने जब सपने पूरे नहीं कर पाते तो जीवन में हताश रहते हैं। उनके मुकाबले जो कि अपने एबिलिटी, अपने स्किल के हिसाब से अपने को नहीं मोड़ पाए, उनके मुकाबले एक मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट ज्यादा अच्छी कंडीशन में होता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि वो अब लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल बने। तो मेंटल डिसऑर्डर आपके जीवन में एक डाउन टू अर्थ एटीट्यूड लाता है, आपको और भी ज्यादा ग्राउंडेड करता है, रियलिटी के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ने के और नए मौके देता है, एक नया कारण देता है। तो ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लाइफ को सीरियसली लें, आप लाइफ को सिर्फ कुछ सपनों को और ड्रीम्स को पूरा करने का जरिया ना बनाएं। तो ऐसे में आप मौकों की बेहतर तलाश करते हो, सही लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, सही साधन जुटाते हो, सही लोग आपकी लाइफ में जो हैं उनकी मदद लेते हो, जिससे कि आपका लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन, अच्छा रिलेशन बनता है। और ऐसे में आप एक ज्यादा अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो उन लोगों के मुकाबले जिनको शायद कभी मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ और फिर भी वो लाइफ में शिकायतों से भरे पड़े हैं। इनफैक्ट उन लोगों के अलावा जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, अगर हम बाकी की दुनिया को देखें तो दुनिया में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से नाकाम लोग भरे पड़े हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं था पर फिर भी वो लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। तो उनके मुकाबले मेंटल डिसऑर्डर अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का एक मौका दे रहा है तो हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ को एक अलग दिशा देनी चाहिए। तो लाइफ के अंदर मीनिंग ऐड करना ये मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट होता क्या है कि बाकी की दुनिया के जो लोग हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ, वो काफी ऑटोमेटिक रहते हैं, जो दुनिया ने बोल दिया, जो दुनिया ने कह दिया वही करते रहते हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। ऐसे में कई बार कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। हो सकता है वो दुनिया की देखा देखी में कुछ कर दें और बाद में हताश हो, बाद में सोचे अरे हमने ये सब क्यों किया, ये तो मेरा डिसीजन था नहीं, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पर मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ जाता है जहां लाइफ के हर पड़ाव पर उसको गंभीरता से सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किससे मेरा जीवन बेहतर होगा और किससे मेरा जीवन जो है वो और भी ज्यादा बुरा बनेगा।
तो ऐसे में वो दूसरों की भी ज्यादा सुनने लगता है, क्योंकि बाकी के तो लोग होंगे वो शायद हो सकता है अपनी करें, और अपनी ज्यादा सुनेंगे तो गलतियां कर सकते हैं। जबकि मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ेगा, उसके डिसीजंस में दूसरों का भी हाथ होगा, और दूसरे भी जब उसको सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे, तो ऐसे में वो बेहतर निर्णय ले पाएगा, और इस वजह से वो अपने सारे डिसीजंस को ज्यादा मीनिंगफुल बना पाएगा। उसको ज्यादा ये जरूरत होगी कि वो देखे समझे कि कौन से उसके डिसीजंस जो हैं वो ज्यादा उसकी एबिलिटी और उसकी सोच और इच्छाओं से मैच करते हैं। इस तरह से लाइफ को हर पड़ाव पर मीनिंगफुल बनाने के मौके मिल जाते हैं एक ऐसे पर्सन को जिसको कि मेंटल डिसऑर्डर है। तो अगर हम कहें कि हमारे लाइफ का अगर रास्ता बदल भी चुका है तो भी कुछ खोया नहीं, क्योंकि हर स्टेप पर कुछ ना कुछ पाने के लिए आपके पास मौजूद है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो हमने खोया था वही पाना जरूरी है। बहुत कुछ नया पाया जा सकता है, नई चीजों की तलाश में आप लग सकते हैं, और ऐसे में जो भी मेहनत आप करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लाइफ बदलती रहेगी, आपके एफर्ट्स कुछ ना कुछ रिजल्ट तो लाते ही रहेंगे। तो वक्त के साथ ये सब चीजें एक्यूमुलेट होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे में आप पाएंगे कि जिस रास्ते से आप चले थे, भले ही आपका रास्ता बदल गया, पर लाइफ में जहां भी आप पहुंचे बहुत कुछ मिल गया आपको। तो ऐसे में बहुत से रीजन है जिसकी वजह से आप अपनी शिकायतों को दूर भगा सकते हैं। जो भी मेंटल इलनेस को लेकर आपके मन में शिकायतें और गुस्सा और नफरत भरी पड़ी है, उसको हटाने के बहुत सारे अवसर आपके पास मौजूद हैं। आप बहुत इनोवेटिव हो जाते हो अपनी लाइफ में जब आप अपनी लाइफ में नए तरह के जरिए ढूंढते हो, नए तरह के संभावनाएं तलाशते हो। कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने की भी आप सोच सकते हो, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ लोगों को बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करना पड़ता है, तो कुछ लोग बड़े इनोवेटिव हो सकते हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे जिससे लाइफ और मीनिंगफुल बने। और जितना आप इस मेंटल हेल्थ में रिकवरी करते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, वक्त के साथ आप ज्यादा इनोवेटिव होते जाते हो, क्योंकि आपको एक आदत बन चुकी है नई चीजों को तलाशने की। भाई मेंटल डिसऑर्डर की वजह से आपने एक बार अपनी लाइफ को चेंज किया, शायद दूसरी बार चेंज किया हो, अब आपको इतनी आदत हो चुकी है इसकी कि अब कुछ नया करने में, फ्यूचर में जब कुछ नया भी करना होगा तो आप बहुत हिचकिचाओगे नहीं। हो सकता है आप ज्यादा बेहतर ढंग से पकड़ पाओ कि क्या चीज मेरे लिए जरूरी है और कौन सा स्टेप लेने से लाइफ और कितनी बेहतर होगी। सोचिए अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहते जिस पर आपको मेंटल डिसऑर्डर से पहले चल रहे थे, शायद लाइफ में कुछ बड़ा होता ही ना, लाइफ में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग शायद घटता ही ना। शायद लाइफ जो है वो एक ही रास्ते पर चलती रहती, बोरिंग सी लाइफ हो जाती। पर अब आपके पास नई चीजें करने के बहाने तैयार हो गए हैं। ऐसे में आप ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि आप डायनेमिक हो, रेजिलियंट हो, एडेप्टिव हो, नए हालातों में अडेप्ट कर रहे हो, डिफिकल्ट हालातों का सामना करके अपने को स्ट्रांग बना रहे हो। तो हो क्या रहा है कि मेंटल डिसऑर्डर आपको और स्ट्रांग बनाने का काम कर रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोग जो है वो स्ट्रांग बन ही तब पाते हैं जब उनको मेंटल इलनेस आती है। उनकी लाइफ में जो था, हर चीज जो थी वो स्लो चल रही थी, थमी हुई थी, थोड़ा उथल पुथल रहा होगा, पर जब मेंटल इलनेस आती है तो अब आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। हल्के में ले ही नहीं सकते लाइफ को, अब लाइफ को सीरियसली लेने के बहाने आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो सारे ऐसे स्किल्स या नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी जो शायद आप करते ही ना अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर ना होता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे अगर हमारी लाइफ एक अलग रास्ता भी बनाती है तो भी वो कोई दुर्भाग्य की, कोई अनफॉर्चुनेट बात नहीं है, उसमें भी अपना एक मजा है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ की रिकवरी को एक मजेदार जर्नी बनाना जरूरी है। मजा आना चाहिए इस रिकवरी में। सिम्टम्स हैं, हैंडल कर रहे हो, जैसे तैसे वो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो। थोड़ा बहुत झेल लिया, ठीक है, दवा से जितना हुआ इलाज ठीक है, थोड़ा बहुत थेरेपी लेते रहो, करते रहो कुछ ना कुछ, बट साथ ही अपनी लाइफ को और ज्यादा मजेदार बनाओ। और ये किया जा सकता है, बहुत से लोग करते हैं। हर बीमारी के अंदर कुछ हाई फंक्शनिंग लोग होते हैं। हाई फंक्शनिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का पेशेंट, हाई फंक्शनिंग ओसीडी पेशेंट, हाई फंक्शनिंग स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट या ऑटिज्म का पेशेंट। ये कुछ ऐसे हाई फंक्शनिंग लोग होते हैं जिनको बीमारियां तो होती हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं ये। या ओसीडी जैसी बीमारी है, कुछ पेशेंट्स की लाइफ ओसीडी से बहुत बर्बाद हो जाती है, तो वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ को बहुत बेहतर बना लेते हैं ओसीडी के बाद भी। कई लोग डिप्रेशन के बावजूद लाइफ को बहुत बेहतर बना लेते हैं। एक जमाना रहा होगा जहां पर बड़े बड़े जो ऑथर होते थे, कवि होते थे, वो शायद डिप्रेशन के पेशेंट रहते होंगे, क्योंकि डिप्रेस्ड मूड की वजह से वो अपनी कई कई नई नई पोएम्स लिख देते होंगे, कविताएं लिख देते होंगे। और ये मानी हुई बात है कि जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, राइटर, लेखक होते हैं, वो जीवन को बड़े गंभीरता से देखते हैं। और जो इंसान थोड़ा डिप्रेशन को फेस कर चुका होगा, उसके अंदर तो क्रिएटिविटी फूट फूट कर आती होगी। और बायपोलर के पेशेंट बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो बहुत से लोग जिनको कैसी भी मेंटल इलनेस हो,
वो लाइफ में बहुत हाई फंक्शनिंग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग एक क्लियर एग्जांपल दिखाते हैं कि क्यों मेंटल डिसऑर्डर जो है वो आपकी लिमिट्स को डिसाइड नहीं करती और डिसऑर्डर होने के बाद भी लाइफ को हाई फंक्शनिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि सब लोगों के लिए यह संभव नहीं होगा, पर काफी सारे लोग हाई फंक्शनिंग लेवल तक पहुंच सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर होने के बावजूद। तो इसलिए भले ही क्रोनिक मेंटल इलनेस हो, भले ही आपके एपिसोड्स बार बार आते जाते रहते हो, पर फिर भी अगर सावधानी से किसी गाइडेंस की मदद से मैच्योरिटी के साथ अगर लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस लिए जाएं तो पूरी संभावना है कि लाइफ के भले ही कैसे ही कोर्स आप क्यों ना लो, पर फिर भी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, लाइफ में प्रोडक्टिव हुआ जा सकता है। बस ज़रूरी है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करने का, लाइफ की कुछ रियलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, डिसऑर्डर से होने वाले जो बदलाव हैं, जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना है। लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग बनने के लिए नए मौके तलाशने हैं। लाइफ एक नई दिशा ले सकती है, इसके लिए क्यूरियस होना है, उत्सुक होना है और लाइफ में नई चीज़ों को वेलकम करना है, इनवाइट करना है, जिससे कि आप रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएं। बेवजह इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं है कि बस बीमारी को हम बोझ की तरह ले रहे हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं। नहीं, एक बार समझ में आ गया कि हाँ ये डिसऑर्डर इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे वजहों से ये चला जाता है या नहीं जाता है और एक लिमिट तक आपकी रिकवरी हो रही है, अब इसके बाद अपने लाइफ के बहुत सारी फंक्शनिंग्स को इंप्रूव करने में लग जाओ। और फंक्शनिंग इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं होता बिजी हो जाओ। ध्यान रखें, यहां मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि आपको वो काम करने हैं जो आपके घर वाले कहते हैं या दुनिया कहती है। दुनिया के बताए हुए रास्ते पर चलने की यहां बात ही नहीं हो रही है। मेंटल डिसऑर्डर के बाद आपको अपने लाइफ का अलग रास्ता तैयार करना होता है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये बिल्ड करना पड़ता है। कुछ निर्माण कर रहे हो, आप अपने को निर्मित कर रहे हो। अपने अंदर जो हुए लॉसेस हैं उसके ऊपर अपनी मानसिक स्वास्थ्य को और मानसिक जो ताकत है उसका निर्माण कर रहे हो। तो दूसरे से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। दूसरों के हिसाब से नहीं चलना, दूसरों का बताया हुआ रास्ता नहीं पकड़ना। जब हम दूसरों का बताए हुए रास्ते पकड़ते हैं तभी हमारे अंदर हताशा आती है कि अरे दूसरे क्या सोचेंगे, ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा, 28 का हो चुका हूं, जॉब नहीं लग रही, 30 के हो गए हैं, शादी नहीं हो रही। ये दूसरों के बताए हुए रास्ते हैं। अगर मानसिक बीमारी की वजह से आपकी शादी 35 की उम्र में भी हो तो उसे भी स्वीकारना है। अगर आपकी जॉब लगने में 3, 5, 10 साल एक्स्ट्रा लग गए हो तो भी उसे स्वीकारना है। तभी आप रेजिलियंट बनोगे, तभी स्ट्रांग बनोगे, तभी आपका लाइफ का एक अलग रास्ता तैयार होगा जिसको आप खुशी खुशी चल पाओगे। इसलिए यहां पर दूसरों के बताए हुए रास्ते की बात नहीं हो रही, अपना रास्ता तैयार करना है। तभी आप स्ट्रांग बनोगे, तभी आप अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज सुनोगे और तभी आप अपने को संतुष्ट बना पाओगे। लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय के बाद आप पाओगे कि ये कुछ भी मैटर नहीं करता कि दूसरे क्या सोचते थे या क्या कहते थे। जो भी किया आपने किया, अपने लिए किया और अपनी बीमारी को ध्यान में रख के किया। जो आपकी क्षमताएं थी, जो आपकी काबिलियत थी, जो आपके बस में था, उसी को ध्यान में रख के किया। तो लाइफ के किसी भी स्टेज पर, कोई भी पड़ाव पर कुछ भी आपने डिसीजन लिया, वो सब सही है, सब जायज है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी थे। इस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसलिए लाइफ कैसा भी रास्ता अपनाए उसे स्वीकारो, आगे बढ़ो, नए रास्ते बनाओ, लाइफ को बेहतर बनाओ, जीवन में संतुष्टि लाओ और मानसिक बीमारी से रिकवर करते हुए, उससे डील करते हुए अपने सारे जो शौक हैं और जो सपने हैं वो भी आप पूरे करो। कुछ पुराने सपने पूरे करो, कुछ नए सपने क्रिएट करो, पर अगर पॉजिटिवली आगे अप्रोच करोगे तो एक बेहतर जीवन जरूर अपना लोगे।